आप देख रहे हैं हॉरर हाई। आज जो मैं कहानी लेकर आया हूँ, ये कहानी है संदीप की। चलिए इस कहानी को संदीप की ज़ुबानी सुनते हैं। मैं हूँ संदीप। कुछ साल पहले हमारी कंपनी ने मुझे एक नए क्लाइंट के साथ डील करने के लिए मनाली भेजा था। उस समय सर्दियों का मौसम था। पूरा दिन ऑफिस का काम खत्म करने के बाद मुझे रात को ट्रैवल करना पड़ा और अगले ही दिन सुबह मुझे कंपनी की ओर से क्लाइंट को प्रेजेंटेशन भी देना था। मनाली जाते वक्त रात के वक्त बीच रास्ते में ही मेरी जो कार थी वो बंद पड़ गई, पर किस्मत से एक गैराज वहाँ से कुछ दूरी पर ही था। बड़ी मुश्किल से मैं गाड़ी को धक्का लगाते हुए गैराज तक ले गया। मैकेनिक ने बताया गाड़ी सुबह तक ही ठीक हो पाएगी। फिर दिमाग पर ज़्यादा जोर न देते हुए मैं नज़दीक के गांव में रहने की जगह या कोई होटल ढूंढने पहुंचा। चलते चलते मुझे अचानक पीछे से एक मासूम और कोमल आवाज़ सुनाई पड़ी। अरे ओ साहब जी, आप किसी होटल की तलाश कर रहे हो क्या, या गेस्ट हाउस की? ये सुनकर मैंने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो वो एक 13 या 14 साल की मासूम बच्ची थी। मैंने कहा, हाँ, क्या तुम जानती हो? उसने कहा, हाँ, आइए आपको वहाँ ले चलती हूँ। मैं और मेरे पिताजी उसी होटल की देखरेख करते हैं। फिर वो बच्ची और मैं बात करते हुए रेस्ट हाउस की ओर जाने लगे। बच्ची ने अपना नाम प्रीति बताया। मैंने उससे पूछा कि तुम्हें डर नहीं लगता? इतनी रात को तुम बाहर घूम रही हो? वो बोली, अब मुझे अजनबी इंसानों से डरने की कोई ज़रूरत नहीं। पिछले 10 सालों से यही काम कर रही हूँ। मुझे उसकी बातें कुछ अजीब लग रही थी। फिर मैंने सोचा, बच्ची है, कुछ भी बोल सकती है। आधा घंटे पैदल चलने के बाद हम उस होटल तक पहुँचे। वहाँ से गांव काफ़ी दूर था। वहाँ पहुँचने के बाद प्रीति ने मुझे बताया कि उसके पिताजी काम से बाहर गए हैं और शाम तक घर आने वाले हैं, पर मौसम अचानक से खराब होने से शहर में ही फंस गए और अब सुबह तक ही लौट पाएंगे। मैंने कहा, तुम्हारे पिताजी को डर नहीं लगता? एक छोटी बच्ची को अकेले छोड़कर यूं ही चले जाते हैं। वो बोली, यही तो गलती थी पिताजी की। उसने फिर से अजीब और डरावनी आवाज़ में बातें करना शुरू कर दिया था, लेकिन उसे अनदेखा करते हुए मैं कमरे में चला गया। थोड़ी देर बाद प्रीति खाना लेकर आई। मैं खाना खाने के बाद वो रूम में मेरे पास आकर बैठी। उस वक्त मैं अपने ही ख्यालों में खोया हुआ था। तभी प्रीति अचानक से मेरे पैर दबाने लगी। मैंने उसके हाथ पकड़े और पूछा, तुम क्या कर रही हो? वो बोली, पैर दबा रही हूँ, आप थके हुए हैं ना? वो मासूम निगाहें मेरी तरफ देख रही थी। मैंने कहा, देख छोटी, ना ही तो मैं थका हुआ हूँ और ना ही तो मैं तुमसे अपने पैर दबा सकता हूँ। वो बोली, क्या मैं इतनी बुरी लड़की हूँ? मैंने कहा, नहीं रे पागल, तू तो मेरी छोटी बहन जैसी है और हमारे यहाँ बहनों से पैर नहीं दबाते। मेरे ऐसा कहने के थोड़ी ही देर बाद वो मुझे देखती ही रह गई और उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी जिसमें एक अलग ही फीलिंग थी। वो बोली, क्या सच में आप मुझे अपनी बहन मानते हो? मैंने कहा, हाँ बिल्कुल, और अब से तुझे
मुझे ये साहब जी नहीं, भैया बोलना है, ठीक है? फिर मैंने उससे कहा, मुझे खाने के बाद कॉफ़ी पीने की आदत है, नहीं तो मेरा सर दुखने लगता है। मेरी कॉफ़ी वाली बात सुनकर उसके चेहरे से हंसी गायब सी हो गई। वो बोली उसको भी खाने के बाद कॉफ़ी पीने की आदत थी। मैंने पूछा, किसको? उसने मेरी बात का कोई भी जवाब नहीं दिया और तुरंत कॉफ़ी लाने चली गई। थोड़ी ही देर में वो कॉफ़ी लेकर हाजिर हुई। मैंने कॉफ़ी पीते पीते प्रीति को फिर से पूछा, तुम कुछ बोल रही थी प्रीति? उसको भी कॉफ़ी की आदत थी, ऐसा ही कुछ। प्रीति बोली, जाने दीजिए भैया, आप दुखी हो जाओगे। मैंने कहा, अब बोल भी दे छोटी, अगर हम अपना दुख किसी से बांटते हैं तो हमें अच्छा महसूस होता है। प्रीति बोली, तो फिर सुनो ये कहानी। एक मासूम लड़की और एक भयानक दरिंदे की। ऐसा ही एक गेस्ट हाउस था जिसकी देखभाल एक गरीब बाप बेटी करते थे। एक दिन लड़की के पिताजी शाम के समय तूफान की वजह से शहर में फंस गए थे, इसलिए रात को वापस नहीं आ सके। पर उसी रात गेस्ट हाउस में एक बड़ा सरकारी अफसर मेहमान बनकर आया हुआ था। रात में खाने के बाद उस लड़की ने अफसर को कॉफ़ी पिलाई थी। वो मेहमान उसके पिताजी के उम्र का था। रात के समय उसने लड़की को कमरे में ही रुकने के लिए कहा। उस लड़की को भी अकेले डर लग रहा था, इसी कारण वो भी वहाँ रुक गई थी। फिर उस ऑफिसर ने उस लड़की को अपने पैर दबाने के लिए कहा। उसके बाद उस हैवान ने उस मासूम सी बच्ची के साथ ऐसा कुछ कर दिया जिससे उस लड़की की ज़िंदगी हमेशा के लिए बर्बाद हो गई। उस हादसे के बाद उस मासूम ने तालाब में कूदकर आत्महत्या कर ली। ये सब देखकर उसके बाद उसका बाप अधमरा सा हो गया, क्योंकि 2 महीने पहले ही उसने अपनी बीवी को खोया था और अब 13 साल की ये बेटी। ये हादसा सुनाते वक्त प्रीति काफ़ी भावुक हो गई थी। वो बोली, भैया अगर ऐसा मेरे साथ हुआ तो तुम क्या करोगे? क्या तुम मेरा बदला लोगे? संदीप ने कहा, तू यकीन नहीं करेगी प्रीति, मेरे मन में इस घटना के लिए इतने बुरे ख्याल आ रहे हैं। मैं कल सुबह तुम्हारे पिताजी से बात करूंगा और तुम दोनों को मुंबई ले जाऊंगा। मेरी वहाँ काफ़ी अच्छी पहचान है। वहाँ पर मैं तुम्हें और तुम्हारे पिताजी और मैं तीनों मुंबई में नौकरी करेंगे और तुम स्कूल में जाना। प्रीति बोली, भैया अब ऐसा नहीं हो सकता, आपको आने में देर हो गई है। ये सब कहते वक्त उसकी आवाज़ गहरी हो गई थी। मैंने पूछा, क्यों नहीं हो सकता? वो बोली, बस है कोई कारण। मैंने कहा, भगवान न करे तेरे साथ ऐसा कुछ हुआ हो तो मुझे वादा कर तू कभी गलत कदम नहीं उठाएगी। तू मेरे आने का इंतज़ार करेगी। तेरा भाई अभी जिंदा है। ये कहते हुए मैं खुद भी भावुक सा हो गया था। प्रीति की आंखें भर आई। वो बोली, भैया आपने मुझे शांत कर दिया, मुझे शांत कर दिया। मैंने उसके सर पर हाथ रखा तो वो बच्ची मेरे सीने से लिपटकर रोने लगी। मैंने कहा, अरे पगली, तू रो मत, सुबह तेरे पिताजी से बात करूँगा, फिर सब ठीक हो जाएगा। प्रीति बोली, सब ठीक हो गया है भैया। मुझे उसकी बात समझ नहीं आई। मैंने कहा, सब ठीक हो गया है तो रो क्यों रही हो? वो बोली, खुशी के आंसू हैं। मैंने घड़ी पर नज़र डाली तो रात के 2 बज रहे थे। मैंने उससे कहा, चल
अब रात बहुत हो गई है, सो जा। वो रूम के बाहर जाने लगी तो मैंने उसे रोका कि तू यहीं बेड पर ही सो जा, नहीं तो मैं नाराज़ हो जाऊंगा, क्योंकि तू रात भर अकेली डरती रहेगी। मेरे ऐसा कहते ही प्रीति मुझे मना नहीं कर पाई। मैं उसे बेड पर सुलाकर खुद मैं सोफे पर सो गया। कुछ देर तक मैं प्रीति ने के बताए हुए जो हादसे के बारे में सोचता रहा। फिर मुझे याद आया कि खुद हादसे वाली लड़की का नाम तो उसने बताया ही नहीं। बाद में मैंने सोचा कि कल सुबह पूछ लूँगा। सुबह सुबह मेरी नींद पक्षियों के चहकने की आवाज़ से खुली, और जब मैंने बेड पर देखा तो प्रीति वहाँ पर नहीं थी। दरवाज़ा खुला हुआ था। मुझे लगा शायद बाहर अपने पिताजी के आने का इंतज़ार कर रही होगी। फिर मैं भी ताज़ी हवा खाने और प्रकृति को निहारने के लिए बालकनी में आ गया। वहाँ से नीचे देखा तो गांव के कुछ लोग इमारत के नीचे खड़े हुए थे और सभी मेरी तरफ आश्चर्य तथा डर की भावना से देख रहे थे। मैंने उन सभी से बोला, क्या बात है? उसमें से सबसे बुजुर्ग आदमी ने मुझे इशारा करके नीचे बुलाया। जब मैं नीचे पहुंचा तब उस बुजुर्ग ने पूछा, तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैंने कहा, मैं संदीप हूँ। मेरी कार खराब होने की वजह से एक रात के लिए गेस्ट हाउस में ठहरा था। बुजुर्ग ने कहा, क्या एक छोटी लड़की ने तुम्हें यहाँ पर बुलाया था? उस समय जैसे ही मैंने हाँ में जवाब दिया, वो सुनते ही सभी के चेहरों से रंग उड़ गए। मैंने पूछा, क्या हुआ? सब डरे हुए क्यों लग रहे हो? बुजुर्ग बोले, तुम्हारा सामान लेकर हमारे साथ चलो, बाकी बातें हम तुम्हें शिव मंदिर में समझा देंगे। उनके सबके चेहरे देखकर कुछ कुछ बातें मेरे समझ में आ रही थी, और जब मैं सामान लेने गेस्ट हाउस में वापस पहुंचा तो वहां का नज़ारा देखकर दंग रह गया था। रात को जिस साफ सुथरे होटल में मैं आया हुआ था, अब वो एक पुराने खंडहर जैसा दिख रहा था। मैंने बिना डरे मेरा बैग और कपड़े समेटे और उन सबके साथ शिव मंदिर आ गया। वहाँ पर गांव के और भी लोग थे। मैंने गेस्ट हाउस में जो कुछ हुआ वो सब बताया, और फिर उनमें से एक बुजुर्ग उठा और मेरे पैर पड़ने लगा। मैंने कहा, आप ऐसा क्यों कर रहे हो बाबूजी? वो रोने लगे और बोले, तुमने मेरी बेटी की भटकती रूह को मुक्ति दे दी है बेटा, जो 10 सालों से बदले की आग में जल रही थी। मंदिर के पुजारी ने बताया, जो लड़की तुम्हें रात को गेस्ट हाउस ले गई थी वो 10 साल पहले ही मर चुकी है, और ये उसी के पिताजी हैं। उसी गेस्ट हाउस में प्रीति की रूह न जाने कितने लोगों की जान ले चुकी है, पर तुम अच्छे इंसान हो संदीप। तुमने उसे विश्वास दिलाया कि दुनिया में अच्छे लोग भी होते हैं। आज उसकी आत्मा को मुक्ति मिल गई है। ये सब सुनने के बाद मैंने सवाल किया कि आपको कैसे पता चला कि मैं गेस्ट हाउस में ठहरा हूँ? गेस्ट हाउस तो गांव से काफ़ी दूर है। उन्होंने मंदिर के तालाब की ओर इशारे करते हुए कहा। प्रीति ने उस तालाब में कूद के आत्महत्या की थी। 10 सालों से तालाब में कोई कभी कमल का फूल नहीं खिला है। हमें कलियां तो दिखती थी पर कभी फूल नहीं खिलता था, और हर उस आदमी की लाश इसी तालाब में सुबह हम निकालते थे जिसकी नीयत उस 13 साल की लड़की पर खराब होती थी। और आज ये तालाब 10 सालों के बाद कमल के फूलों से भर गया है। इस तरह इस सुबह की पहली आरती लेकर मैंने गांव वालों को राम राम कहा और अपनी गाड़ी लेकर वापस मुंबई आ गया। तो दोस्तों, आज की जो कहानी थी इसने मुझे भी सच में बहुत भावुक कर दिया है। ऐसा गलत काम छोटे बच्चों के साथ लोग कैसे कर देते हैं, मुझे तो समझ में ही नहीं आता। फिलहाल
आज की कहानी अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आप लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक आप सभी का दिन शुभ हो।